जब लड़की को देखने वाले आते हैं तो माँ बाप पर क्या बीतती है। आज मुझे देखने के लिए मेरे रिश्ते वाले आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी करके गए थे, मगर मुझे यकीन था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम में लड़के वालों को फोन करके माफी मांग ली। यह बातें मुझे बहुत परेशान करती थी कि आखिर मेरी दादी मेरा रिश्ता क्यों नहीं होने देती थी। मुझे उनके प्यार पर किसी तरह का कोई शक नहीं था, क्योंकि मम्मी की मृत्यु के बाद दादी ही थी जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया था। मेरी दोस्त भी थी, मैं अपने दुख सुख की बातें करती थी, माँ भी थी, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए मैं कभी दादी पर शक नहीं कर पाई थी। इस हकीकत के बावजूद भी मेरी सहेलियों ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने बाप के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता होने नहीं देंगी, क्योंकि शायद उन्हें अकेलेपन से डर लगता है, जबकि उस भरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो उनको समझती हो, अपना सारा टाइम उनको देती हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हंस दिया करती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। मेरी दादी मुझे किसी ऐरे गहरे से शादी करना नहीं चाहती हैं। वह मेरे लिए कोई बहुत ही खास सा लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद से भी यही कह रही थी, लेकिन जब दादी ने इस रिश्ते से भी मना कर दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, क्योंकि मेरी दोस्त ठीक कहा करती थी। पापा शाम में घर आए तो अपनी मम्मी से कहने लगे कि जो लोग सूफिया को देखने आए थे वह कैसे लगे आपको। दादी कहने लगी, अरे दफा मारो उनको, न जाने कहां से उठकर आ गए थे, वह बिल्कुल कंगाले दिखते थे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूंगी। मैंने महसूस किया था पापा के माथे पर बल पड़ गए थे, वह बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपने शब्द को ध्यान में रखकर बोले, मम्मी आपको याद है ना, सूफिया पूरे 24 बरस की हो गई है, अब उसके लिए रिश्ते आते हैं। 1 साल बीत गया तो लोग हमारे घर आना भी छोड़ देंगे, फिर आप उसके लिए कहां से रिश्ता ढूंढेंगी। दादी गुस्से से बोली, मैं सूफिया की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है वसीम, दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं उसकी शादी वहीं करूंगी जहाँ मेरा दिल मानेगा। मैं उसे तुम्हारे तजुर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। पापा बोले, मम्मी अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता निभाना नहीं आएगा तो क्या होगा। दादी बड़े आराम से बोली कि फिर क्या, मैं अपनी बेटी को घर बिठाए रखूंगी, उसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे अपने साथ रख लूंगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ था मेरी दोस्तों की बातें बिल्कुल सही थी। दादी मेरी शादी करना ही नहीं चाहती थी ताकि वह अकेली न रह जाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्या मैं उम्र भर यूं ही बैठी रह जाऊंगी जब मेरी सारी हम उम्र लड़कियां शादी करके चली जाएंगी। मैं अपने कमरे में आ गई और दीवार को घूरने लगी थी। आज मुझे मम्मी की बेहद याद आ रही थी, काश वह मुझे छोड़कर ना गई होती तो आज मुझे यह तो ना देखना पड़ता। खैर, इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, सूफिया तुम तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आने वाले हैं। मैंने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं जाती, मुझे तैयार वैयार नहीं होना। आप कौन सा लड़के वालों को पसंद करती हैं, मैं जो बिना वजह तैयार होकर बैठ जाऊं। मुझे पता है कि आपने इस बार भी मना ही करना है। मेरी बात सुनकर दादी ने मुस्कुरा दिया था। वह कहने लगी, हो सकता है यह लोग बिल्कुल वैसे ही हों जैसा मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसीलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से दिल में कोई बुरी बात मत लाओ। मैं चुप कर गई थी। मुझे यकीन था कि इस बार भी दादी मना कर देंगी, मगर फिर भी उनकी खुशी की खातिर मैं तैयार होकर उन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक आदमी आया था। वह दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई, कहने लगी कि हमें तो सोफिया बहुत ही पसंद आई है। एक ने तो 2000 का नोट निकालकर मेरे हाथ पर रख दिया। मैं इस तरह तेजी पर बौखला कर रह गई थी। मैंने दादी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे वह पैसे रख लेने का इशारा किया था। मैं वह पैसे थामकर किचन में आ गई थी। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। क्या दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया था? मुझे खुशी तो हो रही थी, मगर दादी पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वह किसी भी पल अपना फैसला बदल सकती थी। खैर, वह लोग वापस चले गए थे। पापा जब शाम के टाइम घर में आए तो दादी ने उन्हें गले से लगा लिया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो वसीम, मैंने सूफिया के लिए लड़का पसंद कर लिया है। पापा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा था, फिर कहने लगे, अच्छा मम्मी, यह तो बताइए उन लोगों में ऐसी भी क्या बात थी जो आपको भा गई?
दादी कहने लगी कि वह लोग हमारे शहर के नवाब हैं। पापा के चेहरे की रंगत बदल गई थी, उनकी आंखों में आंसू उभर आए थे। अब वे यकीन से बोले, मम्मी, अगर यह सब दादी ने पापा के लबों पर हाथ रख दिया था। वह कहने लगे, मुझे मालूम है कि मैंने करना क्या है। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, और देख लो, मेरी सुन ली गई। पापा ने ना में सर हिला दिया और बोले, नहीं मम्मी, मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी नवाबों में नहीं करूँगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। उनके साथ बेजोड़ के रिश्ते में हमेशा खुद को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों के साथ इसलिए नहीं पाला केवल लोगों की बातें सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस वसीम, अब चुप हो जाओ। मैंने सोफिया का रिश्ता तय कर दिया है। बस मैंने उसे माँ बनकर पाला है, मेरा इतना तो हक बनता है। पापा चुप हो गए थे, मगर उनके चेहरे से मैं महसूस कर सकती थी कि वह बिल्कुल तसल्ली में नहीं थे। मैं अब यह सोचकर हैरान हो रही थी कि दादी मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए किया है कि वे अमीर हैं। मेरी दादी तो बहुत सादगी पसंद औरत थी। उन्होंने हमेशा गरीबी में जिंदगी बसर की थी, मगर लबों पर कभी शिकवा आने नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती थी। लेकिन उन्होंने हर वह रिश्ता ठुकरा दिया जो जरा गरीब लोग हुआ करते थे। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे घर से रिश्ता आया तो उन्होंने झट से हाँ कर दी। रात के टाइम पापा कमरे में आए थे। मुझसे कहने लगे, सोफिया, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता कबूल किया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? वह बोली, पापा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि वह लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कर दिया तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने शादी आप दोनों की मर्जी से ही करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुका दूंगी। पापा मुस्कुराने लगे। क्या बोले, मैं उस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूँ तो भी उन लोगों की शान और शौकत और दहेज नहीं जुटा पाऊंगा। लोगों का हमारे शहर में एक नाम है, एक मुकाम है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं उम्र भर ताने सुनने पड़ेंगे। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे लोगों में ही। अपने कंधे उचकते हुए बोले, पापा, यह बातें आप दादी के साथ डिस्कस करिए। मैंने पहले ही कह दिया कि आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रिश्ता कर लूंगी। पापा मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं पता था कि दादी पापा में क्या बात हुई है और क्या नहीं। पापा अब रिश्ते के लिए मान गए थे। मेरे ससुरालियों ने कहा था कि वह दहेज के नाम पर एक सुई लेने के लिए भी तैयार नहीं है और शादी भी करना चाहते हैं। पापा को उन बातों से और ज्यादा परेशान किया था, मगर उन्होंने दादी की जिद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई थी। मुझे खूब सजाया गया था। विदाई के टाइम दादी मेरे पास आकर बोली, तुमने नवाबों की हवेली जाकर बहुत चौकन्नी रहना है, लोगों में रच बस जाना है। तुम्हें जो पैसे और जेवर मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखती रहना, और फिर जब तुम मुझसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे वगैरह ले आया करना, मुझे दे दिया करना। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा था। क्या दादी इस तरह लालची बन गई थी? वह मुझसे पैसों का तकाजा कर रही थी। क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने मकसद के लिए ही की हो। मैं दिल में हजारों सवाल लेकर नवाब की हवेली में विदा होकर आ गई थी। मुझे इस बात की फिक्र थी, न जाने मेरा पति कैसा होगा। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी और फिर एक लड़का दाखिल हो गया था। वह बेड पर मेरे रूबरू आकर बैठ गया था, मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, कैसी हो सूफिया, शादी बहुत मुबारक हो। मैंने नजर उठाकर अपने पति दूल्हे की तरफ देखा। मैं पहली नजर में ही फिदा हो गई थी। वह बहुत ही हैंडसम जवान लड़का था और अच्छे नेचर का मालिक था। मैंने शुक्र अदा किया था वह कोई रिवाजी नवाब नहीं था। मैंने सुना था कि नवाब लोग बहुत ही सख्त मिजाज होते हैं। कहने लगा, सोफिया, हमारी हवेली में तुम्हें अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा हमसफर एक अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बन ठनकर कमरे से बाहर आ गई थी। सब मुझ पर वारी वारी सदके जा रहे थे। यह महल लोगों से भरा पड़ा था। मुझे जो भी देखता हजारों नोट थमा देता। मैंने अपने पति सलीम से पूछा तो कहने लगे, ये हमारा रिवाज है। नई नवेली दुल्हन को हर कोई मुंह दिखाई का तोहफा देता है। वह सारे पैसे मैं अपने पर्स में रखती जा रही थी। तब मुझे दादी की बात याद आ गई थी। यह पैसे मुझे उनको देना था। मुझे अजीब महसूस हो रहा था कि मैं इतने ज्यादा पैसे उन्हें कैसे दे सकती थी। अगर सलीम या उनके घर वालों ने इन पैसों के बारे में मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब देती। मैं इसी सोच में खोई हुई थी जब एक नौकरानी मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोली, बेगम साहिबा, मैं आपको क्या तोहफा दूं? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे अच्छे नसीब की दुआ दे दें। उसने हाथ उठाए और मुझे दुआ देने लगी।
तभी घर की बाकी नौकरानियां भी वहां पर आ गई थी। सब की सब एक लाइन में खड़ी हो गई थी, एक एक आगे बढ़ती और मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ देती थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा था कि मुझे घर के नौकरों से कुछ लेना चाहिए या नहीं। मेरी सास ने मुझे तोहफा लेने का इशारा कर दिया था। जब वह चली गई तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तोहफा हमेशा कबूल कर लेना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि तोहफे में क्या है और दे कौन रहा है। तुमने यह तोहफा देकर बहुत अच्छा किया। इस तरह उनका दिल भी बड़ा हो गया होगा। घर की मालकिन ने हमारा तोहफा कबूल कर लिया। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी सास बाहर निकल गई थी। सबसे पहले आने वाली नौकरानी मेरे करीब होकर बोली, बेगम साहिबा, मेरा नाम लाजवंती है। मैं आज तो आपको कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन मेरा नाम याद कर लो। मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगी कि आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मैंने लाजवंती का हाथ थाम लिया और बोली, आपने मुझे दुआएं दे दी हैं, मेरे लिए यही काफी है। बिना वजह खुद को परेशान मत करिए। मैं इतना कहकर अपने पति के साथ आगे बढ़ गई थी। उस हवेली में बहुत से लोग काम कर रहे थे। मेरे सास ससुर, उनके 2 भाई, फिर उनकी औलाद, सबके सब मुझ पर बहुत प्यार करते थे। बहू बहू कहते नहीं थकते थे। मेरा पति भी बहुत अच्छा था। एक दिन लाजवंती सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, बेगम साहिबा, अगर आपको आपकी सास या आपके पति आपसे कहें कि आ जाओ, तुम्हें इस हवेली का तहखाना दिखाऊं, तो उनकी बात हरगिज मत मानिएगा। उनके साथ जाने की गलती मत कीजिएगा। मैंने सवालियों नजरों से लाजवंती की तरफ देखा था, मगर वह मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मैं हक्का बक्का रह गई कि वह आखिर ऐसा क्यों कहकर गई है, मेरे दिल में ढेरों सवाल वसवसे करे जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि लाजवंती से पूछकर रहूंगी कि उसने ऐसा क्यों कहा था। थोड़ी देर बाद ही मेरा पति कमरे में आ गया था। वह बोला, मैं इतनी परेशान सी क्यों बैठी हूँ। मैंने उसे ना में सर हिला दिया और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि सलीम को पता चल सके कि मुझे लाजवंती ने ऐसी कोई बात कही है। खैर, मैं सारा दिन लाजवंती से बात करने का मौका भी ढूंढती रही थी, मगर वह मुझे अकेली बिल्कुल नहीं मिलती थी। कभी किचन में दूसरे नौकरों के साथ मिलकर काम कर रही होती, तो कभी आंगन में घर के मालिकों के सामने सफाई वगैरह कर रही होती। रात के 10 बज चुके थे। मैं मौका तलाश कर रही थी, मगर जब नाकाम हुई तो मैंने सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मगर मैंने यह इरादा कर लिया था कि सुबह किसी हाल में भी लाजवंती को अपने कमरे में बुला लूंगी और उससे दरियाफ्त करूंगी कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा है। जब मैं और सलीम कमरे से नाश्ता करने के लिए निकलते, लाजवंती आंगन में ही खड़ी थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, लाजवंती, मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फ्री हो जाऊंगी तो फिर तुमसे तफसील से सफाई करवाऊंगी। उसने हाँ में सर हिला दिया था। हम सबने बड़ी खुशी के माहौल में नाश्ता किया था। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, सोफिया, टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सबके सब उठाकर किचन में रख दो। मैंने बेयकीनी से अपनी सास की तरफ देखा था। वह कहने लगी, इस तरह से क्यों देख रही हो? अभी तो मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू साबित करना है। सलीम जल्दी से बोल पड़ा था। वह कहने लगा, मम्मी, मैंने दूसरी भाभियों को तो घर का काम करते हुए नहीं देखा, फिर मेरी बीवी क्यों? मेरी सास के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। वह कहने लगी, तुम्हारी भाभी हैं, बहुत अच्छे घर से आई हैं। जब तक तुम अच्छी तरह से अपनी बीवी से वाकिफ न हो जाओ कि तुम्हारी बीवी का बैकग्राउंड कैसा है, ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है या काम ना हो तो बोर हो जाती हैं और फिर अपनी तारीफ के लिए घर में फूट डाल देती हैं। मैंने बेयकीनी से अपनी सास की तरफ देखा था। मुझे ऐसी कोई बात की उम्मीद नहीं थी उनसे। उन्होंने घर में सबके सामने मुझे बेइज्जत किया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोके थे और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी थी। मैं उस काम से फ्री हुई तो अपने कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर लाजवंती भी आ गई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा मुझे थमा दिया और बोली, बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको मुंह दिखाई का तोहफा दूंगी। यह रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अभी मैं इस लिफाफे को उलट पुलट कर देख ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मेरी सास बड़े गुस्से वाले अंदाज में मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। जब उसने मेरे हाथ में लाजवंती का दिया हुआ लिफाफा देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी और वह लिफाफा लेकर बोली, ये पैसे मैं सदका कर दूंगी। फिर लाजवंती की तरफ देखकर पूछा, इस लिफाफे में पैसे ही है ना? लाजवंती बेतहाशा डरी हुई थी। वह बोली, बेगम साहिबा, पैसे ही हैं। इतनी देर में सलीम भी कमरे में आ गया था। मेरी सास ने फौरन मेरे पति को इशारा किया तो वह जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया था। यह सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। अगले दिन से वह नौकरानी गायब हो गई थी।
मेरी सास ने यह बात दोपहर के खाने के बाद बताई थी कि लाजवंती कुछ दिन की छुट्टी पर अपनी माँ के गांव गई है, इसीलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैंने शक की निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा था। दिल में सोचा कि लाजवंती को भी अभी जाना था अपने गांव। मुझ पर तो घर के इतने सारे काम आन पड़े कि मैंने लाजवंती की तरफ से अचानक गायब हो जाने का भी नजरअंदाज कर दिया था। मैं बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थी, जबकि मुझे नौकरों के साथ किचन में काम करना पड़ता था। मुझे तो इतना काम करने की आदत ही नहीं थी। दादी ने मुझे महारानी बनाकर रखा हुआ था। अब मुझे दादी से भी बहुत शिकवा था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों की जिनकी हैसियत हमसे ज्यादा 1000 गुना बड़ी थी? अगर मेरी शादी अपने जैसे ही लोगों में हुई होती तो मुझे यह सब ना सहना पड़ता। यही बातें सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी देर में सलीम कमरे में आ गया था और मेरा उदास चेहरा देखकर गमगीन हो गया और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम पर बहुत बोझ आन पड़ा है। तुम सारी सूरत हाल से नाखुश हो। मैंने मम्मी से बात की थी। वह कहने लगी कि मैं अपनी बहू को उस घर की रानी बनाकर रखूंगी। बस मुझे कुछ दिन उसकी आजमाइश लेने दो। सोफिया, तुम मम्मी के इकलौते बेटे की बीवी हो। तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक ज्यादा साल तक नहीं कर पाएंगी। यह सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि देख सकें तो तुम इतनी हिम्मत वाली हो। मैं सलीम की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी अपने आप को तसल्ली देकर मैं मुस्कुरा दी थी। यूं ही घर के कामों में बिजी 2 हफ्ते बीत चुके थे और मुझे कुछ खबर भी नहीं हुई थी कि एक दिन सलीम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने कर दिया था। वह बोला, देखो, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? यह वह नहीं है जिसके साथ मैंने शादी की थी। यह बिखरे हुए बाल, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे, रंग के काले धब्बे, अपना क्या हाल बनाया हुआ है। मैं बोली, सलीम, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया गया है, मैं क्या करूं? सलीम बोला, आज तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। तुम्हारा सारा टाइम मेरा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। मैं हंस पड़ी और कहा, इस चीज की तुम्हें इजाजत मिल जाएगी? खैर, सलीम सच में मुझे अपने साथ ले गया था। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी सी जगह से खाना खिलवाया था और मुझे शॉपिंग करने के लिए भी ले गया था। मैं कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान पर चली गई तो सलीम बोला कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं कपड़े देख ही रही थी जब मुझे किसी ने बाजू से पकड़ लिया था। मेरे तो दिल की धड़कनें ही बहुत तेजी से हो गई थी। जल्दी से मुड़कर देखा तो वहाँ पर नौकरानी लाजवंती खड़ी थी। मुझसे बोली, किसी भी तरह वह लिफाफा खोलकर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई थी। मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई। लाजवंती तो उसी शहर में थी, फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला? फिर लाजवंती बार बार मुझे क्यों बताती थी कि मेरी जान को खतरा है? जरूर हालात कुछ पेचीदा। मैंने सोच लिया था कि वह लिफाफा हर सूरत में ढूंढ कर रहूंगी। जैसे ही सलीम जूस लेकर आया, मैंने उससे घर चलने को कहा। वह हैरान हुआ और बोला, पहले कपड़े खरीद लो फिर चलेंगे। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, मुझे अभी घर जाना है, मेरे सर में बहुत दर्द है। सलीम कुछ परेशान सा हो गया था, मगर उसने मेरी बात मान ली थी। मैं वापस घर आई। सफाई करने के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा था। थकान में मैं चूर हो चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी मैंने, और आखिरकार बहुत कोशिश के बाद वह लिफाफा मुझे मेरी सास के बिस्तर के नीचे से मिल गया था। मैं उस लिफाफे को छुपाकर अपने कमरे में ले आई थी। अंदर से कुंडी लगाकर मैंने जो ही लिफाफा खोला तो कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे झंझोर कर रख दिया था। इस लिफाफे में कुछ तस्वीरें थी, मेरे पापा की और मेरी नौकरानी लाजवंती की शादी की तस्वीर देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या लाजवंती मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया था? मैंने जल्दी जल्दी सारी चीजें देखना शुरू कर दी थी। उसमें एक निकाह नामा भी मौजूद था। निकाह नामे पर मैंने नाम देखा तो शक में आ गई थी। लाजवंती बिन्त वसीम, जो सलीम के दादा का नाम था। फिर लाजवंती सलीम की बुआ थी। मैं यह सब देख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सारी चीजें छुपा दी और दरवाजा खोल दिया तो सामने सलीम खड़ा था और मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बोली, क्योंकि मैं तुम लोगों की हकीकत जान गई हूँ। सलीम बोला, कैसी हकीकत? मैं बोली, तुम लोगों ने अपनी बुआ लाजवंती को घर की नौकरानी बनाया हुआ है, शर्म नहीं आती क्या? सलीम फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा था। बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो सोफिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने सारा सबूत सलीम के सामने रख दिया था। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं बोली,
अब जवाब दो, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सलीम बोला, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मगर तुमसे वादा करता हूँ कि सारी हकीकत तुम्हारे सामने लाकर रहूंगा। मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि सलीम मेरे साथ था। मैंने ये सारी चीजें छुपा दी थी। शाम को 7 बजे मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू आ जाओ, मैं तुम्हें तहखाना भी दिखा दूंगी। वैसे तो तुम घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुकी होंगी। मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी। मैं बोली, आप चलिए, मैं आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और सलीम को बता दिया था कि आपकी माँ मुझे तहखाने में लेकर जा रही हैं। अगर मैं गुम हो गई तो मुझे यहीं तलाश करने आ जाना। सलीम को मैसेज करके मैंने जल्दी से बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे तहखाना दिखाने ले गई और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने मुझे एक कमरे की तरफ धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं था। मैं थर थर कांप रही थी। यूं ही टाइम बीता जा रहा था, यहाँ तक कि हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। बहुत देर हो गई जब किसी ने दरवाजा खोल दिया था। मेरे रूबरू सामने सलीम खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ हवेली में ले आए। आंगन में सब लोग जमा थे। सलीम बोला, मम्मी, मेरी बीवी नीचे तहखाने में थी, उसको वहाँ किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि सोफिया घर के नौकरों के साथ भाग गई है। आपने इस तरह झूठ क्यों बोला मुझसे? मेरी सास बहुत घबरा गई थी। वह बोली, यह भागने लगी थी, मैंने बदनामी के डर से उसे बंद कर दिया। सलीम दहाड़ कर बोला, झूठ, बस झूठ। तब मेरा ससुर आगे बढ़ा और बोला, मैंने कहा था तुम्हारी मम्मी को उसे तहखाने में बंद कर दो। जानते हो ये कौन है? यह लड़की सूफिया तुम्हारी बुआ लाजवंती की बेटी है। पापा उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने जायदाद का एक अच्छा खासा हिस्सा उसके नाम कर दिया था, मगर पता है उसने क्या किया? एक क्लर्क के साथ भागकर शादी कर ली। हम उसे पकड़कर खानदान वापस लाना चाहते थे, मगर पापा ने मना कर दिया और बोले, अगर वह ऐसे ही खुश है तो ठीक है। मैं और मेरा भाई हाथ मलते रह गए थे, मगर फिर कुछ ही सालों के बाद पापा का इंतकाल हो गया तो हम लाजवंती को जबरदस्ती हवेली में ले आए। तब हमें पता चला कि उनकी तो एक बेटी भी है। सारी जायदाद लाजवंती ने अपनी बेटी के नाम कर दी है। 25 साल के बाद जायदाद की हकीक मालकिन बन सकती है। हम भाइयों को बहुत गुस्सा आया और लाजवंती को घर की नौकरानी बना दिया। फिर अब हमने तुम्हारी शादी लाजवंती की बेटी से इसलिए की थी ताकि हमें हमारी जायदाद वापस मिल सके, मगर तुम्हारी मम्मी ने महसूस किया था कि लाजवंती अपनी बेटी को सारी हकीकत बता देना चाहती थी, इसीलिए उसे दूसरी हवेली भिजवा दिया गया और सोफिया को तहखाने में डाल दिया ताकि वह 25 साल की हो जाएगी। जायदाद अपने नाम करवाकर उसका सफाया कर दिया जाएगा। मैं तो यह सारी बातें सुनकर चकराने लगी थी, जबकि सलीम बोला, मुझे शर्म आती है आपको अपने माँ बाप कहते हुए। आप जायदाद के लालच में इस तरह अंधे हो गए थे, आपने रिश्ते की कदर तक नहीं की। मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली से बाहर ले आया था। उसने दूसरी हवेली मेरी मम्मी को दिया और मम्मी और पापा एक साथ रहने लगे थे। पापा और मम्मी 27 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे थे। तब दादी बोली, अब समझ में आया तुझे कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से मना क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और यह काम मेरी सोफिया ही कर सकती थी। अब दादी को यह कौन बताता कि बहू को ढूंढते ढूंढते वह अपनी पोती से हाथ धो बैठने वाली थी। खैर, अल्लाह ने अपना करम किया, हम सब एक हो गए थे। सलीम अपने माँ बाप से अलग हो गया था और हम सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे थे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।